तो चारों वीडियो को खतरनाक तरीके से ख़त्म करने पर अब हम आए हैं चैप्टर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे कार्यस्थल और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे और सुरक्षा उपाय। हम इलेक्ट्रिक अगर वर्क करते हैं तो उसका कार्यस्थल कैसा होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें और सुरक्षा उपाय जो बहुत सारे सुरक्षा के कैसे हमारे को कार्य करते समय सुरक्षा की सावधान रखनी है और उनको कैसे नियमों को पालन करना है, सब इसमें हम पढ़ेंगे। और पिछली मैंने वीडियो बनाई थी पूरी बन गई थी लेकिन मेरे बीच में फ़ोन आ गया था तो इसलिए इस बार मैंने फ्लाइट मोड पर डाल दिया मोबाइल। ठीक है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। पिछली मतलब इसी अध्याय की बनाई थी मैंने तो उसमें फ़ोन आ गया था जो पूरी वीडियो ख़राब हो गई। तो कुछ नहीं, मैं तो डबल मेहनत कर सकता हूँ लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। कार्यस्थल खतरनाक प्रणाली का पता लगाने की प्रथा श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाई गई है। और कार्यस्थल ये एक प्रणाली है, ठीक है, ये एक प्रणाली है जो इसलिए बनाई गई है क्योंकि श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए ये प्रणाली बनाई गई है कि हाँ भाई इस कार्यस्थल पे तुम कार्य कर सकते हो। ठीक है, उन्हें सुरक्षित वस्तुओं, सुरक्षित भंडारण और खतरनाक वस्तुओं के निपटान के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इसमें क्या करता है, इसमें ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सुरक्षित भंडारण कैसे करना है, सुरक्षित वस्तुओं कैसे रखना है और खतरनाक वस्तुओं के निपटान के बारे में खतरनाक वस्तुओं का निपटाना कैसे करना है। ठीक है, ऐसे सब इसमें सिखाए जाते हैं। कार्यस्थल खतरनाक प्रणाली, ये एक खतरनाक प्रणाली का पता लगाने के लिए कार्यस्थल इस प्रक्रिया का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, कार्यस्थल का खतरा एक ऐसी चीज़ है जो तकनीशियन को नुकसान पहुंचा सकता है। हर प्रकार की नौकरी और हर प्रकार के कार्यस्थल में खतरे होते हैं। कार्यस्थल पर हर किसी पर खतरे को पहचानने और नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है। तकनीशियन पहले कार्यस्थल पर खतरे की पहचान करना चाहिए। अब तक में तकनीशियन घटकों को स्थापित या असेंबल करता है तो उसे खतरों का नुकसान करना पड़ सकता है जो कार्यस्थल से संबंधित है। ये खतरे वाटर प्यूरिफायर की स्थापना और असेंबली प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए तकनीशियों को वाटर प्यूरिफायर की स्थापना से जुड़े खतरनाक खतरों के बारे में पता होना चाहिए। अगर जैसे कोई मिस्त्री जैसे वाटर प्यूरिफायर का काम करता है तो उसके बारे में जो खतरे हैं उसको पता होना चाहिए। या असेंबलिंग प्रक्रिया के यानी जो हम कभी कहीं पे वायर जोड़ते हैं तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या खतरा हो सकता है। इस प्रणाली में ये सिखाया जाता है। ठीक है, जागरूक होने से कई खतरों से बचा जा सकता है और उचित सावधानी बरतते हुए कार्य किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम जागरूक यानी हमको जानकारी होगी तो हम कई खतरों से बच सकते हैं और सावधानी बरतते हुए कार्य किया जा सकता है। यानी सावधानी बरतकर हम आराम से कार्य कर सकते हैं और हमारा जीवन बच सकता है। ठीक है, देखो जैसे इसलिए यहाँ पे इस आदमी ने सावधानी अगर ये नहीं बरतता है तो यहाँ पे इसको करंट लग सकता है और ये बिल्कुल मर भी सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एक ग्रेट फ्रेंड ए डेडली एनिमी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विद्युत संबंधी खतरे विद्युत संबंधी खतरा एक खतरनाक स्थिति को परिभाषित करता है। यह खतरनाक स्थिति सक्रिय उपकरण या कार्यस्थल पर एक कंडक्टर से संबंधित हो सकती है। यदि कोई तकनीशियन इन सक्रिय उपकरणों के संपर्क में आता है तो ये उपकरण तकनीशियन को घायल कर सकते हैं। झटकों सक्रिय यानी जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जिसके अंदर किसी जैसे अभी कोई मेटल का जैसे डब्बा पड़ा वहाँ पे उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसको हम हाथ लगा देंगे तो हमारे करंट लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और वो जो मेटल का डब्बा है वो थोड़ा ऊपर है लेकिन उसमें करंट प्रवाहित हो रही है। ठीक है, फिर वो करंट अपने द्वारा मतलब अर्थ में जाता है तो अपने झटका लगता है। ठीक है, झटका लगने या आर्क फ्लैश बर्न यानी झटका लगता है या तो अपने झटका लगता है या आग लग जाती है। थर्मल बर्न या ब्लास्ट भी हो सकती है या इंजरी होने की संभावना है। ठीक है, इससे इंजरी होने की संभावना भी है। एक इकाई में घटकों को इकट्ठा करते समय जागरूक होने या और उचित सावधानी बरतने से कई खतरों से बचा जा सकता है। ठीक है, इससे कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब अगर कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी तो हमको जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और छोटा चैप्टर है और डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखो हमको ऐसे कभी लीड नहीं खींचनी चाहिए, डायरेक्ट इसको यहाँ से होल्ड करके फिर यहाँ से खींचनी चाहिए। और ये फॉल्टी वायर कैन स्टार्ट ए फायर, अगर इसे फॉल्टी मतलब टूटा फूटा तार है जैसे इसको यहाँ पे प्लग में लगा रखा है तो यहाँ पे फायर लगने के चांसेस है। देखो यहाँ से कटा हुआ, यहाँ से कटा तो टेप चिपका रखी, यहाँ से कटा इसमें भी टेप चिपका रखी। ठीक है, इसमें आग लगने का चांस होता है। ठीक है, एक विद्युत पैनल और कैबिनेट के आसपास सुरक्षित रूम से काम करने के लिए याद रखे जाने वाले बिंदु इस प्रकार है।
अब किसी का जगह काम करें तो उसके लिए कुछ बिंदु, मुख्य बिंदु याद करने की बहुत आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति में हमको ऐसे काम करना चाहिए। ठीक है, कोड और तारों पर ध्यान दें, कोड और तारों पर ध्यान दें। ढीली कोड और तारों से खतरा पैदा हो सकता है। ढीली कोड यानी भी एक लीड होती है, लीड हो, ये लीड जा रही है ना, इसको कोड कहते हैं। ठीक है, और जो तारों पर से खतरा पैदा हो सकता है, इनसे क्या खतरा पैदा हो सकता है, करंट लग सकता है अपने। यहाँ तक है कि बिजली के खतरे भी हो सकते हैं, बिजली के खतरे भी हो सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। जैसे ये इसका पैर इसमें फंस गया तो अगर ये यहाँ से टूट जाता है तो इसको करंट लग सकता है। ठीक है, तो इन पे सावधानी बरतनी चाहिए और इसमें इन पे ध्यान देना चाहिए, हाँ भाई कहीं पे तार वार इधर उधर से हिल ना जाए। ठीक है, यदि एक कोड या तार एक मार्ग सुरक्षा को पार करते हुए गुजरती है तो इस पर खतरे के नए टेप लगाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे गेट आ रहा है, मतलब क्या है, अगर हमारे कोई भी मार्ग कोई भी आदमी यहाँ से जाएगा तो ये तार के ऊपर पेड़ ना दे, इसलिए ऐसी टेप लगाना अनिवार्य है। यानी ऐसी टेप हम लगा सकते हैं जिसके कारण दूसरों को पता चल जाएगा, हाँ भी यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे वायर है, यहाँ पे हमको पैर नहीं रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने। ठीक है, इसके लिए हमें सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपकरण पहनने चाहिए इसके बारे में ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक मशीन के आसपास आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उस मशीन और कर्मचारी द्वारा किए जा रहे कार्य पर निर्भर करेगा। सुरक्षा दस्ताने, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा चश्मा, ईयर प्लग और अन्य गियर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। जहाँ आवश्यक हो पैनलों के पास कर्मचारी को याद दिलाने के लिए सुरक्षा के लिए पीपीई पहनने के संकेत पोस्ट किए गए। पीपीई एक कॉस्ट्यूम होती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट से हमको बचा सकती है। देखिए आगे देखेंगे अपन, ये देखो ये पूरा सेट होता है पीपीई कॉस्ट्यूम का। क्या होता है, ये ईयर देखो, ये तो गॉगल्स होता है जो आई प्रोटेक्टर होता है, ये ईयर प्रोटेक्टर होता है, ग्लव्स होते हैं, शूज होते हैं, हेलमेट होता है और रिफ्लेक्ट बेल्ट यानी ये चमकती है, किसी को भी हमने रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। ठीक है, और ये जैकेट होती है जो विद्युत होती है। ठीक है, ये देखो ये दो तरह के आदमियों के भी दो तरह के माइंड होते हैं। ठीक है, मन की स्थिति, कार्यस्थल में मन की स्थिति, एक तो सेफ्टी के साथ कार्य करता है और एक सेफ्टी के साथ नहीं करता तो उसके साथ एक्सीडेंट निश्चित हो जाता है कभी कभी। ठीक है, गर्मी स्रोतों के आसपास सावधानी से बढ़ते हैं। जहाँ पे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो रही है, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक जगह पे हम काम करते हैं तो वहाँ पे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जैसे ओवन में हम काम करते हैं तो उसमें भी ग्लव्स पहनते हैं, तो वो ग्लव्स इसी कपड़े का बना होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ पैनल और उपकरण संचालन करते समय गर्म हो जाते हैं। पैनल जो हमारे कैंची, हम जैसे को कैंची कहते हैं ना, उसको पैनल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, संचालन करते समय या कुछ उपकरण या जो भी विद्युत, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, ये क्या संचालन करते समय गर्म हो जाते हैं। ठीक है, सभी को इन क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए और इनके पास होने पर सावधानी बरतनी चाहिए। इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए और इन क्षेत्रों के और इनसे सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, इन क्षेत्रों में दस्ताने या लो प्रतिरोध कपड़े जैसे पीपीई की आवश्यकता हो सकती है। ये पीपीई कपड़े का नाम है, ये ऐसा कपड़ा होता है जो इसमें आग नहीं लगती है और ना अपन को हीटिंग महसूस होती है। ठीक है, ये पीपीई ठीक है, ये याद रखना इस कपड़े का नाम। चलो आगे चलते हैं। जब एक पैनल या उपकरण के आसपास सफाई करते समय सावधानी बरते। अब देखो किसी के चीज़ की सफाई करे, जैसे ये आदमी आगे सफाई करता है, इसके बीच जो सावधानी बरतनी है वो क्या सावधानी बरतनी है वो हम इसमें पता करेंगे। ठीक है, तो अन्य संभावित खतरों से पर भी ध्यान देना चाहिए। सावधानी जो हम सफाई करते समय अन्य जो खतरे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आग और विस्फोट के खतरे, उसमें आग लगने के खतरे हो सकते हैं या विस्फोट या धमाका होने का खतरा भी हो सकता है। सफाई के दौरान पीपीई की आवश्यकता है। अगर कहीं पे हीटिंग एलिमेंट है या हीटिंग कोई उपकरण है तो वहाँ पे पीपीई की ड्रेस की आवश्यकता है। ठीक है, बिजली के झटके का खतरा है, वहाँ बिजली का झटका भी हमको लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग दी जाती है कई बार की वार्निंग, इलेक्ट्रिसिटी पैनल कीप क्लियर अप टू 36 इंचेस। ठीक है, यहाँ तक 36 इंचेस तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, चित्रों और लिखित निर्देशों का पालन करें। चित्रों और लिखित निर्देशों का पालन करें। यहाँ पे जैसे कोई भी यहाँ पे जो हमारे पीबीसी होता है, पीसीबी होता है, और या हमारे जो भी मुद्रित सर्किट बोर्ड होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ऐसे स्टिकर लगाते हैं, खतरे के निशान लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्यों लगाते हैं, हमारे सेफ्टी के, दूसरों की सेफ्टी के लिए लगाते हैं कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे हाथ मत लगाया करें। ठीक है, पैनल और उपकरण में कर्मचारी के खतरों के लिए उन पर संकेत और लेबल लगे होते हैं। ठीक है, होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो जैसे ये संकेत दे रखा है यहाँ पे कि ये डेंजर है और ऑफ हेल्थ हाई वोल्टेज, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, डेंजर ऑफ हेल्थ हो सकता है। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ डेंजर और यहाँ पे भी ये वार्निंग दे रखी है। ठीक है, ऐसे हम जो किसी भी जो हमारे सर्किट बोर्ड होता है या कहीं पे भी हमारे इलेक्ट्रिक जो वहाँ पे बॉक्स लगे होते हैं उनके ऊपर ये चिपका जाता है। ठीक है, परीक्षण करते समय पैनल में घटकों को वापस जगह पर लगाते समय सावधानी बरते। परीक्षण करते समय यानी उसकी जाँच करते समय पैनल में जो पैनल होता है हमारे, कोई भी पैनल, मान लो ये एक पैनल है। ठीक है, ये एक पैनल है, इसमें
परीक्षण करते समय पैनल में घटकों को वापस जगह पर लगाते समय सावधानी, इसके अंदर की जो सिस्टम है उसको वापस उसमें लगाने के समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वोल्टेज के सभी स्तरों को समान रूप से खतरनाक माना जाना चाहिए, यहाँ तक कि वोल्टेज स्तर जो बिजली के झटके पैदा नहीं कर सकते उन्हें भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हम सर्किट के रखरखाव और किसी भी अन्य काम करने के लिए इसे छूने से पहले यह पुष्टि करेंगे कि करंट रहित है। इसमें क्या करेंगे कि हमको ऐसा नहीं मानो कि यार इसमें तो कम वोल्टेज, यार इसको तो हम आराम से हाथ लगा ले, भैया वो भी खतरा हो सकता है। और बिल्कुल जे कोई उपकरण है उसमें बिल्कुल वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, फिर भी हमको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और हमको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे इस वायर 2 वायर पे हम काम कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टेस्टर से इसे चेक कर ले, क्योंकि इसमें करंट आ सकता है। ठीक है, क्या पता हमने सप्लाई बंद कर दी हो या उधर से किसी ने चालू कर दिया हो तो करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले हमको ये चेक कर लेना चाहिए। और ऐसे ही ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बिजली के साथ काम करते समय हर समय पानी से बचे, पानी से बिल्कुल बच के रहना है बिजली में काम करते समय, क्योंकि पानी भी एक बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, बिजली के उपकरण या सर्किट की मरम्मत करने वाले व्यक्ति गीले हाथों से किसी भी चीज़ को कभी ना छुए। ठीक है, इससे शरीर से विद्युत धाराओं के प्रवाह के लिए विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे क्या है? क्षतिग्रस्त इंसुलिन या टूटे प्लग के साथ कभी भी उपकरण का उपयोग ना करें। या तो वायर का कहाँ पे कट लग रहा है या इसके जो उपकरण टूटा हुआ है, जब हमारे जो जैसे कूलर वूलर कुछ भी है ना वो टूटा हुआ है तो उसका उपयोग नहीं करना है हमारे को। ठीक है, और इंसुलिन रहित यानी देखो ये इंसुलिन ही चढ़ा हुआ है इसके आगे, पहले तो इंसुलिन चढ़ा हुआ है लेकिन इसके आगे इंसुलिन नहीं चढ़ा हुआ, तो यहाँ पे इसका अगर कहीं पे कट लग जाता है तो वायर के बीच में, तो उस वायर का उपयोग हमको नहीं करना। ठीक है, यदि आप विद्युत उपकरण की मरम्मत कर रहे हैं तो हमेशा मेन सप्लाई बंद करें। कहीं पे भी अगर आप विद्युत उपकरण की सुरक्षा मतलब उसकी मरम्मत कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं ना, तो मेन सप्लाई जो हमारे एमसीबी वाला मेन सप्लाई होता है ना उसको हम सबसे पहले बंद करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। काम करते समय हमेशा इंसुलेटेड साधनों का उपयोग करें। जो इंसुलेटेड यानी जो रबड़ का जो पीछे चढ़ा होता है ना, इसको इंसुलेटेड मतलब ये इंसुलेटेड होता है, इससे विद्युत धारा ये इसका बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है और जिससे विद्युत धारा इससे आर पार नहीं हो पाती और इस वजह से हमारे करंट भी नहीं लगता। ठीक है, देखो ये सारे इंसुलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी भी बिजली से जुड़े हुए उपकरणों की मरम्मत का प्रयास न करें। ठीक है, चालू बिजली में कभी भी जो हम मरम्मत करनी किसी चीज़ की तो वो नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है, हमेशा एक टेस्टर का उपयोग करके जांचें कि पहले इस बिजली से अलग कर दिया गया है। ठीक है, पहले टेस्टर का उपयोग करके जांच लें कि हाँ भाई करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसको बिजली से अलग यानी इसकी बिजली बंद कर दी गई है। ठीक है, ये देखो ये इस टेस्टर का हमको उपयोग करना है, इसको कंटिन्यूटी टेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे देश में वायर कोड को जाने, इसमें थोड़ा कोड गलत दे रखा है, बल्कि मैं आपको कोड बता देता हूँ। जो हमारा रेड कलर का वायर होता है वो फेस का होता है, सॉरी मैं आपको कलर से बता देता हूँ। हमारा रेड कलर का वायर होता है ना, पहले मैं रेड ले लेता हूँ, एक ब्लैक ले लेता हूँ और एक ग्रीन ले लेता हूँ, फिर इसके बारे में मैं आपको बताकर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो रेड होता है जो हमारे क्या होता है फेस होता है, ये सबसे मेन सप्लाई ये होती है, रेड वाली सबसे मेन सप्लाई होती है, ये फेस होता है। ठीक है, और जो ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक हमारे क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसमें ये तो हम सारे उपकरणों में ये दे देते हैं, लेकिन फेस को कंट्रोल करने के लिए हम स्विच लगाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ग्रीन वायर होता है हमारा अर्थिंग का किसका होता है, अर्थिंग का। ठीक है, हम देखो न्यूट्रल वायर तो कौन सा भी लगा सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हमेशा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन जो हमारे रेड वायर है और ये ग्रीन वायर है ये अर्थिंग का, ये तो हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये हमारे देश में कोड चलता है। ठीक है, रासायनिक खतरे, रासायनिक मैं उसको आवेश करता हूँ। हाँ, रासायनिक खतरे, अब रासायनिक खतरों के बारे में पढ़ेंगे। यदि रसायनों को अनुचित तरीके से संग्रहित किया जाता है तो एक रासायनिक रिसाव हो सकता है। अगर हम हर किसी इधर उधर पटक के रखें इनको तो इनका रिसाव हो सकता है, यानी इनसे निकल सकता है और एक खतरा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 केमिकल मिलेंगे तो उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि तकनीशियन सुरक्षा उपाय नहीं करते हैं तो इन रसायनों से नुकसान हो सकता है, जैसे कि चित्र 5.20 में दिखाया गया है। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, मतलब तकनीशियन सुरक्षा उपाय का अगर यूज में नहीं लेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। जैसे ट्रांसफार्मर में तेल को सावधानी से भरें, जैसे यहाँ से एक पाइप आ रहा है और तेल को यहाँ पे सावधानी से भरा जा रहा है, इसमें कोई लापरवाही नहीं दिखाई जाए। ठीक है, यहाँ पे तेल को हम जैसे ट्रांसफार्मर में सावधानी से भर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ पे तेल देखो, यहाँ पे सावधानी नहीं दिखाई गई, यहाँ पे डायरेक्ट इसके ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ के डायरेक्ट इसमें ही भर रहे थे, यहाँ पे कोई सावधानी नहीं दिखाई गई। तो हमको ऐसे नहीं बढ़ना है, या हमके पाइप की मदद से या नीचे उतर के हमको बढ़ना है पूरी सेफ्टी के साथ। देखो हेलमेट लगा रखा है, यहाँ पे इन्होंने कुछ सेफ्टी नहीं दिखा रखी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
आगे क्या, हमारे कार्यस्थल में विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से रोग और पर्यावरण बीमारियों हो सकती है। अगर हम कार्यस्थल जैसे कोई भी केमिकल के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे बुदबू आती है, बुदबू के संपर्क में आ जाते हैं, तो उससे हमारे को खतरा हो सकता है। ठीक है, जहरीले पदार्थों का सामना करने से ये बीमारी का कारण बन सकते हैं, ये बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कुछ केमिकल से निकल रहे हैं ये, ठीक है, बैटरी ब्लास्ट हो गई, तो इनसे सावधानी रखना चाहिए। कार्यस्थल में किसी व्यक्ति के रासायनिक खतरों के सामने आने के बाद विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने के कुछ लक्षण में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आ गए हैं, तो उसको हम कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई जहरीले पदार्थ के संपर्क में आ गए हैं और हमको सुरक्षा की जरूरत है। तो इसका पता करने के लिए क्या करेंगे, हमको क्या होगी, रासायनिक जलन होगी, हमको जलन महसूस होगी, आंखों में जलन महसूस होगी, मितली या उल्टी और दस्त ऐसे हमको लक्षण मिलेंगे, और सिर दर्द होगा, बुखार होगा, या दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमको जो लक्षण हमको मिलेंगे, जैसे कोरोना के लक्षण होते हैं ना, तो अगर हम किसी जहर वर्ग के संपर्क में आ जाते हैं, ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, अब क्या है, अग्निशामक मशीन। अग्निशामक मशीन का प्रयोग करना हम सीखेंगे। अग्निशामक यंत्र एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण है जो प्रभावी रूप से आग को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आग बुझाने वाला एक बेलनाकार दबाव वेसल होता है जिसमें एक एजेंट होता है। ठीक है, एक एजेंट होता है जिसे आग बुझाने के लिए छोड़ा जा सकता है। इसे यह चित्र में दिखाया गया है, और इन क्षेत्रों में हमेशा एक फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, थोड़ी मेरे को भी बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आपको भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, उपलब्ध होना चाहिए जहां व्यक्ति विद्युत उपकरण के साथ काम करते हैं। अभी देखो, जो कहीं भी विद्युत उपकरण के साथ कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, कहीं आग लग गई, तो फिर इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, ये आग बुझाने में काम आता है। अग्निशमन यंत्र के विभिन्न भागों को चित्र में दिखाया गया है। मैंने आपको यहाँ पे नंबर वाइज बता दिया कि सबसे पहले अगर इसका यूज करना है तो क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो पिन सील होती है, इसके अंदर पिन फंसी होती है, जिससे ये दबा नहीं सकते इसको, है ना। सबसे पहले पिन सील हटानी है, फिर इसको जो गेज है, गेज यानी जो इसके कवर ववर सब है, इसको वो हटाना। फिर ये मीटर के ऊपर अपन को ध्यान देना है कि इसमें गैस भरी हुई भी है या नहीं भरी हुई। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, होज को पकड़ना है, फिर हमको नोजल को पकड़ना है, फिर इसको जो ये है ना, इसको दबाते हैं, तो फिर इस जो हमारे जो इससे एक केमिकल निकलेगा, या CO2 गैस भी इससे निकलती है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सबके बारे में, अलग अलग प्रकार के ये जो हमारे एक्सटिंग्विशर होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब। और इंस्पेक्टिंग टैग, जो ये यहाँ पे लिखा होता है कि ये किस प्रकार का है, ये इसमें कौन सी गैस है, या कौन सा इसमें जो केमिकल है। ठीक है, यहाँ पे सब लिखे होते हैं, और कौन सी आग बुझाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। अलग अलग आग बुझाने के लिए अलग अलग जो हमारे ऐसे इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आग लगने की स्थिति में अग्निशामक यंत्र के संचालन का प्रदर्शन। आग बुझाने का यंत्र, आपातकालीन सेटअप में आग लगने की घटना। ठीक है, दोनों ये चीज़ इसके करने के लिए आवश्यक है। आग बुझाने की मशीन के सुरक्षा पिन को पहचाने, और आमतौर पर इसके हैंडल में मौजूद होता है। ठीक है, सील को तोड़े और सुरक्षा पिन को हैंडल से खींचे, लीवर को निचोड़कर आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करें। इसको क्या कहते हैं, इसको लीवर कहते हैं, इसको लीवर कहते हैं। इसको निचोड़ यानी इसको दबाए और बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करें। इसका उपयोग करना है, इससे एक साइड से दूसरी साइड स्विप करें, यानी इसको इधर उधर घुमाना है। ठीक है, फिर आग को बुझा सकते हैं अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे इसको दर्शा रहा है, देखो पहले इसने पिन निकाली, फिर इसको आगे से पकड़ा, फिर इसने इसको दबाया, फिर यहाँ पे देखो ये आग बुझा रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रतियोगी गतिविधि 2, विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र। और इसमें अग्निशामक यंत्र बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, आग लगने के कारण के आधार पर आग बुझाने के विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आग के विभिन्न कारण होते हैं जिन्हें अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। मैंने बोला था ना कि अलग अलग आग के अलग अलग प्रकार की आग होती है, और अलग अलग प्रकार के उसको बुझाने के लिए उपकरण आते हैं। ठीक है, वर्ग में कौन कौन सी आग होती है, कागज की लकड़ी, कपड़ा और प्लास्टिक में आग लगती है, तो वो वर्ग में रखते हैं। ठीक है, और वर्ग में क्या, गैसोलीन, या इसमें गैसोलीन नहीं होगा, केरोसिन होगा, केरोसिन तेल या पेट्रोल के जलने को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, और वर्ग सी में क्या आता है, बिजली के तारों या उपकरणों के जलने में, ये जल जाते हैं इनमें, फिर वर्ग सी में डाला जाता है इनको। ठीक है, वर्ग डी में किसको डाला जाता है, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम को वर्ग डी में डाला जाता है। अब इनका जो इनके सुरक्षा उपकरण है वो कैसे, मैं इसी चार्ट आपको समझाता हूँ थोड़ा। आपको अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ।
जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो उपकरण जो 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 एक्सटिंग्यूशर होते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस किस में काम आते हैं? वो केवल वर्ग ए को ही बुझा सकते हैं, ठीक है, केवल वर्ग ए को बुझा सकते हैं। बाकी ये 200 वर्ग बी को, केवल ए में क्या है, कागज और लकड़ी और कपड़ा प्लास्टिक है, ठीक है, कागज लकड़ी और कपड़ा प्लास्टिक है। केवल जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा हम केवल इनको ही बुझा सकते हैं, ठीक है। और सूखा रासायनिक पाउडर, फिर दूसरे वाले में क्या आता है, सूखा रासायनिक पाउडर रहता है। रासायनिक पाउडर से किस चीज़ को बुझा सकते हैं? वर्ग बी सी डी, इन तीनों वर्ग को हम बुझा सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसमें उपयोगिता, इसमें उपयोगिता है। लेकिन जो हमें ए में इसको नहीं, रासायनिक पाउडर द्वारा कागज और लकड़ी और कपड़ा की आग को हम नहीं बुझा सकते, ठीक है। बोली तेल वेल की आग बुझा सकते हैं, बिजली की तारों की आग बुझा सकते हैं, मैग्नीशियम सोडे की सबकी आग बुझा सकते हैं, बस कागज लकड़ी इनकी आग नहीं बुझा सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड से किस किस आग बुझा सकते हैं? जो हम कागज और लकड़ी की आग नहीं बुझा सकते, और जो हमारे जो मैग्नीशियम सोडियम उनकी आग नहीं बुझा सकते। बाकी जो हमारे जो दो प्रकार के तेल और हमारे जो बिजली के तार है उनको कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बुझा सकते हैं, ठीक है। यांत्रिक जाग, जो हम जाग उत्पन्न करते हैं किसी भी साबुन से, उनसे क्या क्या बुझाया जा सकता है? तो क्या क्या बुझाया जा सकता है? एक तो कागज लकड़ी बुझाया जा सकता है, और जो हमारे तेल वेल होते हैं, जो पेट्रोल वेट्रोल में आग लगे थे, उनको बुझाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों को नहीं बुझा सकता है, वर्ग सी और डी को, ठीक है। और जो एक ऐसा जो पाउडर होता है ABC सूखा पाउडर, ABC सूखा पाउडर, ये सबको बुझा सकता है, ठीक है। ये याद रखना, इस पाउडर का नाम ABC सूखा पाउडर, ये सारी चीज़ों को बुझा सकता है, ठीक है। कहीं पे भी आग लगे ये बुझा सकता है, ठीक है। विद्युत आपात स्थितियों के लिए प्राथमिक सहायता, अगर किसी के विद्युत आपात यानी इस आपात स्थितियाँ हो जाती है तो उसको प्राथमिक सुविधा हमको क्या देनी चाहिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे दर्शाई गई है, ठीक है। विद्युत दुर्घटनाएं अनगिनत चोटों का कारण बनती है। अगर विद्युत घटना हो जाती है तो अनगिनत चोटों का कारण बनती है। यदि बचाव की उचित तकनीकों और उपचार का उपयोग किया जाए तो चोट को कम किया जा सकता है। अगर उचित तकनीक और उपाय का प्रयोग करें तो जो उसे आदमी को चोट लगी उसको कम किया जा सकता है, कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। विद्युत दुर्घटनाएं किसी भी समय या स्थान पर हो सकती है। पीड़ितों की समय पर प्रतिक्रिया और उपचार एक बड़ी चिंता है। जब एक विद्युत दुर्घटना होती है तो मांसपेशियों में ऐंठन के प्रभाव के कारण एक पीड़ित अक्सर चलने फिरने या विद्युत कंडक्टर को जारी करने में असमर्थ होता है, ठीक है। ऐंठन आ जाती है, मतलब उसको वही के वही वो स्क्वीज कर देता है, बिल्कुल वही के वही वो रुक जाता है, ठीक है ना। वो चिल्लाता है, कुछ भी करता है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। करंट तो सबके आया हुआ होगा, मेरे भी आया हुआ है, मेरे लगभग 2 बार करंट आया हुआ है और बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी विद्युत दुर्घटना आपातकाल के दौरान सावधानी प्राथमिक विचार होनी चाहिए। हमेशा अनुसूचित विद्युत रखरखाव या काम के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो इस आदमी करंट लग गया है, ठीक है। यहाँ पे ये वायर की वजह से, वायर इसने कोई सावधानी नहीं रखी होगी तो इसके करंट लग चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं विद्युत से बचाव की तकनीक। अब इसके बचाव से तकनीक क्या क्या है? दुर्घटना स्थल के पास, अब दुर्घटना स्थल के पास क्या करना है? यहाँ पे दौड़ना नहीं है अपन को, दौड़ेंगे तो घबराहट के चक्कर में दूसरे वायर का अगर पैर वैर लग गया तो और ज़्यादा करंट लग जाए, अपने करंट लग सकता है, ठीक है। 108 पर कॉल करेगी, किसी दूसरे को करंट लग गया तो 108 पर कॉल करना है, और अपन को नहीं दौड़ना है, उसको देखकर सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें, सावधानी से निरीक्षण करें, ठीक है। और फिर हमें क्या है, दृश्य की जांच से यह निश्चित निर्धारित करें कि पीड़ित की जांच से पता लगाए कि वे सक्रिय कंडक्टरों से के संपर्क में नहीं है। कंडक्टर यानी तार, जो सक्रिय कंडक्टर यानी जिस पे करंट चल रहा है, ठीक है, उसके संपर्क में तो नहीं है। उसके अगर ये इसके संपर्क में अगर हम इसके हाथ लगाएंगे तो हमारे भी करंट आ सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। धातु की सतह पीड़ित के पास की वस्तुएं स्वयं सक्रिय हो सकती है। जो इसके पास अगर धातु का एक डब्बा रखा हो तो वो स्वयं सक्रिय हो सकती है, क्योंकि उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और उसके अगर डब्बे के भी हम हाथ लगाएंगे तो हमारे करंट आ सकता है, ठीक है। यदि आप किसी बिजली से प्रभावित पीड़ित या बिजली युक्त सतह को छूते हैं तो आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। वही मैंने अभी बताया, जब पीड़ित या बिजली युक्त सतह सक्रिय है तो उनका स्पर्श न करें, ठीक है। अगर उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, कोई भी सतह होता है तो उनको स्पर्श नहीं करना है अपन को, ठीक है। आगे देने का, यदि संभव हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट बंद कर दे। जो अगर संभव अपना कर सके तो क्या सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे मेन सप्लाई है उसको बंद करना है, ठीक है। खतरे और समाधान, खतरे क्या क्या है और इनके समाधान क्या है? खतरों के लिए सतर्क रहे, सबसे पहले सतर्क रहना है, जैसे गर्म सतह और आग आदि, ठीक है, इनसे हमको बच के रहना है। यदि आप बिजली स्रोत को बंद नहीं कर सकते तो अत्यधिक सावधानी बरतें। अगर हम बंद नहीं कर सकते फिर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमको भी करंट लग सकता है, ठीक है। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और पैर सूखे, हाथ पैर सूखे होने चाहिए। दस्ताने और जूते जैसे सुरक्षात्मक उपकरण पहने। एक साफ सूखी सतह पर खड़े हो रहे, साफ सूखी सतह पर खड़े रहना है, पानी वाली सतह पर हमको खड़े नहीं रहना, ठीक है। कंडक्टर से पीड़ित को हटाने के लिए गैर बिजली युक्त सामग्री का उपयोग करें, जैसे ये लकड़ी का हम उपयोग कर सकते हैं। गैर विद्युत बिजली युक्त, ठीक है, गैर बिजली युक्त यानी इससे बिजली प्रवाहित न हो ऐसी लकड़ी का हमको उपयोग करना है। या ऐसे हमको प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, कांच के उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, इनका हम उपयोग कर सकते हैं। उच्च वोल्टेज से बचाव, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है उससे बचाव कैसे करें, ठीक है। यदि उच्च वोल्टेज मौजूद है तो बचाव के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
तो ये इसे वो चिन्ह दिया जाए कि यहाँ पे खतरा है, हाई वोल्टेज है, डेंजर है यहाँ पे, ठीक है। सुरक्षात्मक उपकरण क्या है, दस्ताने और जूते पहनने चाहिए, हमको दस्ताने और जूते पहनने चाहिए अगर उच्च वोल्टेज में हम काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अब क्या है प्राथमिक चिकित्सा, अगर किसी का अगर करंट लग गया तो फिर उसको प्राथमिक चिकित्सा कैसे देनी है। एक पीड़ित को कार्डियो पल्मोनरी, इसको ये नाम याद रखना, क्या नाम है इसका, कार्डियो पल्मोनरी, क्या कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। मैं भी इस किताब को दो तीन बार तो पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरे को भी अभी थोड़ा नहीं आ रहा है। सीपीआर बहुत ईजी है, केवल सीपीआर पढ़ लेना। सी मतलब कार्डियो और पी मतलब पल्मोनरी और आर मतलब क्या होता है, रिसेसिटेशन, ठीक है, की आवश्यकता हो सकती है। सीपीआर में प्रदर्शन करने के चरण ये दिखाएंगे। अब इसको प्रदर्शन कैसे करना, सीपीआर कैसे देना है, तो हमको वो इसमें दर्शाया गया है। सबसे पहले क्या है, सीने का संपीड़न, यानी सीने को इसका दबाना है, बार बार इसे अप डाउन करना, ठीक है, इसको दबाना है, ठीक है। सांस देने के लिए मुंह खोले, इनका मुंह खोलना है सांस देने के लिए, और फिर अगर हो सके तो अपने मुंह से इनमें थोड़ी मतलब वैसे तो CO2 जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें थोड़ी रहती है, तो इसको ऑक्सीजन देनी, ठीक है। यदि पीड़ित की सांसें चल रही हो और इसे दिल की धड़कन है तो चोटों के लिए प्राथमिक उपचार दे। अगर इसमें पीड़ित की सांस चल रही है और इसमें दिल भी धड़क रहा है तो इसके सबसे पहले जो चोटें लगी उनको भरना है, क्योंकि जीवित तो रह सकता है लेकिन चोटों इनके और ज़्यादा जख्मी नहीं होने देना, ठीक है। और अगर सदमे में चला गया हो तो इसका इलाज करना है, या इसको ऐसे करना है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हो, ठीक है। आप इतनी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो, जिससे उनमें एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, ठीक है। सुनिश्चित करें कि पीड़ित को जल्द से जल्द चिकित्सा सुविधा मिले, ठीक है। घायल का सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक, घायल का इलाज करने वाले चिकित्सा के पास पीड़ित का उचित निदान और देखभाल करने के लिए विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और इसको जिसके हम इसका मतलब चोटों को भरेंगे या कुछ भी हम इसको उपचार करेंगे तो इसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो इस तरह के सौंपे गए कार्य है, इनमें तो ये दर्शाया गया है कि ये हमको सौंपे गए क्या, हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई गतिविधियों पहचाने और नाम दे। क्या करे, इसकी पिन खोल रहा है सबसे पहले तो, है ना, सेफ्टी पिन को इसको खोल रहा है यहाँ पे, यहाँ से। फिर क्या करे, आग को बुझा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करे, इस वाल को खोल रहा है। बस इतना सिंपल ही तो है। बस ये हमारे चैप्टर ये कि ये कंप्लीट। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले जो हमारा अगला पार्ट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगले पार्ट के अंदर हमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो हमारे पहले जो हम प्रीवियस ईयर के जो हमारे मॉडल पेपर है या हमारे जो बोर्ड पेपर है, मेन बोर्ड पेपर है, मैं आपको ऐसे करूँगा अगली वीडियो में 3 मेन बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर पेपर को आपको कंप्लीट कराऊंगा। उसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा, ठीक है। तीनों एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो आशा है आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और लाइक शेयर आपकी मर्जी आप कर सको तो कर देना। तो बाय बाय, ठीक है, बाय।